चलो स्टार्ट कर रहे क्लास। हाँ, डोंट टॉक। हो गया खाना पीना? देखो 40 मिनट ब्रेक ठीक है यार, इतना तुम लोग कितना और चाहिए तुम लोगों को। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। बातचीत नहीं, फिर आप लोग भागते हो आगे से आगे, आपका कॉलेज है, ये है वो है, क्लासेस कम होता है। ठीक है, इस वीक का और बात है, अगले वीक से मैं तो बच जाऊंगा। मेरा तो 11 बजे है, तुम लोग समझेगा अकाउंट्स में क्या होगा। आओ अभी अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास गाइस। लास्ट क्लास हमने कॉस्ट शीट का सेकेंड क्लास रन किया था, जिसमें सिर्फ सम्स बनाया था। क्या सिर्फ सम्स? मतलब अच्छा, कुछ आइडेंटिफाई किया था क्या कि कुछ कुछ खर्चे कहां कहां जाएंगे नामकरण से? याद आ रहा है? कुछ फैक्ट्री ओवरहेड में गए थे, कुछ ऑफिस एंड एडमिन में गए थे, कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेल ऑफ स्क्रैप का क्या करते हो बताओ ना? सेल ऑफ स्क्रैप का क्या करते हो? मतलब फैक्ट्री कॉस्ट कम हो जाएगा, सिंपल बात है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो भैया इस वजह से फैक्ट्री कॉस्ट का दो नाम आया, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से नेट जाने के लिए लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, या जो भी सेल ऑफ स्क्रैप। क्या डरना है बात आप लोग को? इतना सा बात करने के बाद वैल्यूएशन किए थे, याद है, फिनिश गुड्स का। कई मेथड से हो सकता है, सम्स बता देगा, नहीं तो अपने अपना अजम्पशन लेके लिखेंगे, फीफो, वेटेड एवरेज, जो भी, और उस तरीके से अपने सम्स किए थे। लास्ट क्लास अपने टोटल में कितना सम्स बना चुके हैं, कोई बताएगा अभी तक? 7 तक कर लिए क्या? अच्छा 4 बीच में पड़ा है शायद, 4 बीच में छूट गया शायद, करेक्ट करेंगे उसको। पहले 10 पढ़ोगे सब आज, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 10। एवरीबडी विल कम टू पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 10। ये पर्टिकुलर सवाल नवंबर 2020 और उससे पहले अराउंड 2011 या 12 में आया हुआ सवाल है। यानी ये पर्टिकुलर सवाल विथ फिगर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, तो रेडी रहेंगे आप, पढ़ेंगे प्लीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क बनाएंगे इसको भी, फॉर प्रैक्टिसिंग व्यू पॉइंट, फॉर कॉन्सेप्ट व्यू पॉइंट, एवरीथिंग। अभी रिवीजन हो जाएगा सारा चीज का इस सम्स के साथ। यानी अपने पहले लास्ट क्लास का बात करते हैं हमेशा, और उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। वेलकम, बहुत दिन बाद बहुत लोग आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप्स ऑफ बॉक्सेस है आप बस पढ़ लो, तो क्या क्या, सुपर और नॉर्मल। बट खर्चा कितना का किसका दिया है पहले ये बताओ। ये जो 3 खर्चे हैं ईयर एंड के, ये किसका दिया है? ओ माय गॉड, 2 प्रोडक्ट है बट खर्चा अपने को दोनों का मिला के दिया गए। कॉस्ट शीट कैसे बनता है? प्रोडक्ट वाइज। तो इनका सेग्रीगेशन करना जरूरी है। इन खर्चों में कितना सुपर का है और कितना नॉर्मल का है। कंसेप्चुअल बात है एकदम, क्योंकि हमें कॉस्ट शीट कैसे बनाना होता है? प्रोडक्ट वाइज। आइए बात करते हैं नीचे कितने खर्चे दिए हुए हैं, पढ़िए। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, और नेक्स्ट पन्ने में देखिए क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड, यही मैन्युफैक्चरिंग। और कोई ओवरहेड के बारे में भी बात नहीं किया यहां तक, और यहां तक का टोटल दे दिया 21,60,000। अगला पैराग्राफ पढ़ो सबको। देयर वॉज नो व्हाट, तो मतलब WIP वाला खेला नहीं है रे, सिंपल सा बात है, WIP वाला खेला नहीं है, तो बात ही नहीं करेंगे उस बारे में। नेक्स्ट, इट इज फर्दर असर्टेन्ड दैट, नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या पर यूनिट, ऐसे भी पर यूनिट ही होता है जनरली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि वो वेरिएबल इन नेचर का जनरली होता है। पढ़ते, इन सुपर वॉज व्हाट, गजब, वॉज ट्वाइस दैट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल। कहने का तात्पर्य बताओ, ऐसे मत बोलो, देखो हम कैसे बोलते हैं। अगर नॉर्मल जिस रॉ मटेरियल से बनता है उसका पर यूनिट इनपुट का कॉस्ट कितना है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जो भी बन रहा है अपने लिए आउटपुट का कॉस्ट 10 रुपया है, तो दूसरे वाले का 20 पर यूनिट, पर यूनिट। पर ध्यान रखो, मटेरियल जब तक कुछ नहीं बोलता है एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्या सिर्फ प्राइस चेंज के कारण इफेक्ट आएगा कि क्वांटिटी के कारण भी इफेक्ट आएगा? क्वांटिटी के कारण भी इफेक्ट आएगा। याद करो, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, बेसिक्स याद है आप लोग को? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 2 वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या मिला हमको? बोल रहा है 2% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। वाह 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 वाह, डिस्काउंट मिलेगा।
अगर पेमेंट कितने दिन में कर देते हैं? 30 दिन में कर देते हैं। किसको? क्रेडिटर्स को। किसका? रॉ मटेरियल का। मान लेते हैं हमने पेमेंट कर दिया, कब बताओ? कब बताओ? 30 दिन के अंदर अंदर। क्या लगता है ये डिस्काउंट कहां से कम करना चाहिए? ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? परचेस करने के लिए मिल रहा है कि पेमेंट जल्दी करने के लिए मिल रहा है? वापस से पूछ रहा हूं, मेरे को बड़ा गौर से बोलोगे, ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? पेमेंट करने जल्दी के लिए कि परचेस करने के लिए? ओके, आज मैं 3 डिस्काउंट के बारे में आपको बात करूंगा। देखते हैं कितने लोग यहां सहमत होते हैं। अकाउंट्स की बातें कुछ करूंगा। नंबर 1 वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ट्रेड डिस्काउंट। कभी सुने हो ये वर्ड? कोई भी जन हाथ ऊपर करके समझाना चाहता है ट्रेड डिस्काउंट का मतलब, बस एक लाइन में ही कि भैया ट्रेड डिस्काउंट मतलब ये, मतलब। एनीबडी? एनीबडी? एक जन रेडी है, वेरी गुड, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट अबाउट द मीनिंग। अच्छा, सुने हो ना ट्रेड डिस्काउंट? अकाउंट्स में चार्ज करते हो तो खर्चा बोल के, या फिर इनकम अगर कम होता है तो। हम तो सिर्फ मीनिंग जानना चाहते हैं कि क्या जानते हो तुम ट्रेड डिस्काउंट वर्ड से। पहले आप हाथ उठाए थे, बोलिए। क्यों मिलता है ये वाला डिस्काउंट? बल्क परचेस करने के लिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या गजब बात बोला है सर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। यही तो गड़बड़ जा रहा है तुम लोग का। अब मैं बोलता हूं, तुम लोग जो बोले बल्क में खरीदने के लिए जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। क्या बुलाते हैं उनको? तो वापस से सोचो, ट्रेड डिस्काउंट क्या हुआ? नहीं, करेक्ट। गुडविल नहीं बोलो, गुड रिलेशन बिटवीन दी कौन? सेलर एंड परचेजर। हम आज उस पर्टिकुलर आदमी से रेगुलर लेन देन करते हैं तो क्या होगा? अच्छा, नीचे वाला जो दुकान है कैफे 47 हमारे लिए थोड़ा क्या करेगा? है ठीक है, अपना आदमी है, वो क्यों कर रहा है? कोई क्वांटिटी में खा रहे हैं हम, इसलिए। एक चाय भी पिएगा ना तो मेरे को ज्यादा सर्विस देगा या कम भाव में दे देगा। क्यों दे देगा? ट्रेड रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? बोलो, ट्रेड रिलेशन। ट्रेड रिलेशन मतलब सर, हम उस आदमी से रेगुलरली लेन देन करते हैं, उसके कारण जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या बुलाते हैं? तो देयर इज अ मिथ जो आपके दिमाग में था कि ट्रेड डिस्काउंट मतलब बल्क डिस्काउंट। नो, ट्रेड डिस्काउंट मतलब रिलेशन बिटवीन क्या? बोलो, बायर एंड सेलर। दिस इज ड्यू टू परचेज। हम परचेज कर रहे हैं उससे, मेरा घर का बात है सर, हम उसी से लेंगे, तो वो हमको बोलता है यार तेरे लिए। बचपन में पता है, वो जाओगे ना बड़ा बाजार में, कैलकुलेटर में लोग लिख के दिखाता है, ए सामने सामने 3 कस्टमर रहता है ना, उसको कैलकुलेटर में लिख के दिखाता है तेरा रेट इतना पड़ेगा, तेरा रेट इतना पड़ेगा। क्यों पता है? अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग रेट क्यों है? क्वांटिटी के लिए नहीं, क्या? रिलेशन के लिए। भाई ते दिल्ली आता है मेरे दुकान में, तेरे को कम में देंगे, उसको ज्यादा में देंगे, है कि नहीं? वो कारण को क्या बुलाते हैं बताइए? ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या बोले बताओ? ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्वांटिटी डिस्काउंट, जो तुम लोग बोले क्या? बल्क में ऑर्डर कर, उसके लिए रिलेशन हो जरूरी नहीं है। हम बोला भाव ठीक से लगा पर ज्यादा लेंगे, तो वो फिर भी अच्छा ठीक है, एक ज्यादा लेगा तो इतना, चाहे तुमसे ट्रेड रिलेशन है या ना। लॉजिकल लगा है दो बार। क्या ये दोनों डिस्काउंट तुम्हारे परचेस कॉस्ट को कम करेगा? बिल्कुल करेगा। सस्ता में माल मिलेगा एट द वेरी पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम उसको परचेस कर रहे हो, जब बिल बना रहे हो, करेक्ट? व्हाट अबाउट दिस डिस्काउंट? वापस से सोचो, दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ डिस्काउंट ड्यू टू परचेजेस विच इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब जाके माथा खुला। अकाउंट्स वाले सर सिर्फ डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं? हम थोड़ा बोले ना, हम बहुत गंदा आदमी है, हमको आगे सबका एग्जेक्टिव बहुत फैसिनेट करता है कि डिस्काउंट भी कौन सा है। ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, परचेस कॉस्ट से कम कर देंगे। क्वांटिटी डिस्काउंट है, ठीक है, परचेस कॉस्ट से कम कर देंगे। व्हाट अबाउट कैश डिस्काउंट? सोचो क्यों लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका रीजन सोचो, बैक ऑफ द माइंड। ये क्यों मिल रहा है? क्या ये परचेस करने के लिए मिल रहा है कि पेमेंट प्रोसीजर को फास्ट करने के लिए मिल रहा है? मैं बोलूं, इट इज अ डैश टाइप ऑफ कॉस्ट, फाइनेंस चार्ज या फाइनेंस इनकम, जो बोलना है बोलो। क्यों फाइनेंस इनकम? ये फाइनेंस नेचर का हो गया ना। क्या? पेमेंट जल्दी करना, ब्याज बचाना। हम पेमेंट करके क्या कर दे रहे हैं आज? ब्याज बचा रहे हैं, या ब्याज जल्दी दे रहे हैं। कोई भी तरीके से ब्याज लगना या ब्याज बचाना, कुछ भी बोल लो, एक के लिए बचत होता है तो एक के लिए नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है? एक इंटरेस्ट कॉस्ट के अगेंस्ट का बात। तो क्या ये एक फाइनेंस चार्ज है? अच्छा लगा वर्ड, याद है कल ही बोले थे इंटरेस्ट इज अ, तो नहीं आएगा।
अनलेस अदरवाइज वो एक एक्विजिशन के लिए है, याद है, एसेट का, तब वो लिखाएंगे, वरना तो वो फाइनेंस चार्ज। तो क्या फाइनेंस चार्ज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट? करेक्ट। तो क्या ये डिस्काउंट जो मिलेगा ये कॉस्ट शीट आइटम की पीएल आइटम? अभी पता है इतने दिन से जो आप पीएल में डिस्काउंट लिख रहे थे, पीएल में लिख रहे थे, यानी समझ लेना वो कौन सा डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट। जो आप इतने देर से कैश अलाउड और कैश मतलब डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव लिखते हो, वो कौन सा होता है? कैश। तो सर जो ट्रेड और वो होता है क्वांटिटी, वो वहां नहीं लिखते हो, वो परचेज से लेस कर देते हो, वो ऊपर ही ट्रेडिंग में परचेज से लेस कर देते हो। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? इनवॉइस वैल्यू निकालते वक्त ही लेस हो जाएगा। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? तो बताओ इस पॉइंट 2 से रिलेटेड अपने कॉस्ट शीट में क्या इफेक्ट आएगा? नो इफेक्ट। नोट डालेंगे इसके ऊपर बाद में जब सम्स करेंगे। क्या नोट डालेंगे? कैश डिस्काउंट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड सिंस इट इज अ फाइनेंस चार्ज। अच्छा लगा ये बात? सर ये सब चीज आप लिखवा दोगे क्या? बिल्कुल। जैसे नोट ऑन क्या लिखे थे बताओ? इंटरेस्ट। वैसे एक नोट डालोगे इस सम्स को स्टार्ट करने से पहले, क्या? नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट लिखो। नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। अच्छा मेरा तरीका समझ में आया पढ़ाने का? मैं कभी भी पहले से नोट्स नहीं लिखवाना चाहता हूं। जब वो चीज जहां ट्रिगर कर रहा है, अगर उस समय तुम्हारा वो दुखती दर्द में पांव रख दिया जाए ना, तो जिंदगी भर याद रहेगा कि क्यों यहां नहीं आया। अभी हम चाहता तो ये चीज पहले ही लिखा सकता था कि दी फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। वेरी रॉन्ग वे। वो याद करने का तरीका हो गया। अब क्या यहां पढ़ने से तुरंत हिट किया क्या करना चाहिए इस पॉइंट का? तो लिखो नोट ऑन व्हाट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ए, पहला डिस्काउंट टाइप बोलो, पहला डिस्काउंट टाइप बोलो। वेरी गुड, ट्रेड डिस्काउंट। बताओ मीनिंग, आज सीखे मीनिंग। हेलो, डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ परचेज फॉर गुड ट्रेड रिलेशन। और कोई रिलेशन नहीं रहे बाबा, ट्रेड रिलेशन, इसलिए हम तुम लोग के लिए लिखा दिए वर्ड ट्रेड रिलेशन। फॉर गुड ट्रेड रिलेशन। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ क्या? परचेज और क्यों? गुड ट्रेड रिलेशन। करेक्ट। बताओ इसका इफेक्ट। हाँ, इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम परचेज कॉस्ट। करेक्ट, मतलब वही रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेस, रॉ मटेरियल परचेजेस से लेस होगा। कौन सा डिस्काउंट लेस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। आओ पॉइंट नंबर बी, कौन सा डिस्काउंट बताए? लिखो। नेक्स्ट, क्वांटिटी डिस्काउंट। पहले मीनिंग, पहले मीनिंग क्या होता है क्वांटिटी? डिस्काउंट रिसीव्ड या गिवन जो भी फॉर बल्क परचेज एट द टाइम ऑफ परचेज। डिस्काउंट रिसीव्ड या गिवन एट फॉर बल्क परचेज और बल्क परचेज। क्या इसके कारण भी परचेज कॉस्ट रिड्यूस होगा? यस, इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम परचेज। इस डिस्काउंट को हम लेस करेंगे, खर्चा कम कर दिया जाए। सर कैश डिस्काउंट भी तो करना चाहिए, बट नहीं मिला वो कैश डिस्काउंट। क्यों? फाइनेंस के लिए, तो वो फाइनेंस चार्ज में आएगा। या इनकम कैश, ये क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव, मेरे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव, वो पीएल में आएगा। अभी मेरे को टेंशन नहीं लेना है कॉस्ट शीट। थर्ड टाइप सी बोलो। वेरी गुड, कैश डिस्काउंट। बस ये 3 तरीके का डिस्काउंट मिलता है, और कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो तुम कुछ उसको और दे रहा है, पता नहीं। आओ कैश डिस्काउंट, आओ कैश डिस्काउंट। वो सब कहां से लेस होता है हमको नहीं मालूम। कैश डिस्काउंट लिखिए, बताइए। दिस इज द डिस्काउंट रिसीव फॉर पेइंग विदिन a specified, for paying within a specified duration as per the credit terms of the purchaser. Specified क्या लिखे हो? टाइम पीरियड as per the
क्रेडिट टर्म्स ऑफ द परचेज, एज पर द क्रेडिट टर्म्स ऑफ द परचेज, फुल स्टॉप देके, इट इज अ डैश चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ फाइनेंस चार्ज, इट इज अ फाइनेंस चार्ज, हेंस बोलो क्या, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट कॉस्ट शीट, रेदर अ डैश आइटम। बार बार ये बताऊंगा, ये मत बोल देना मैंने खर्चा या इनकम नहीं माना, इसको मानूंगा, पीएल में मानूंगा, अभी ऑपरेटिंग के लिए काम करने। ये मत सोचना, बच्चा लोग क्या सोचता है मालूम, कि कैश डिस्काउंट लेते ही नहीं है, मैंने ये नहीं बोला लेते नहीं है, कहां लेंगे, पीएल में लेंगे, यहां नहीं लेंगे, मेरे काम का नहीं है कॉस्ट शीट में। तो क्या बोले बताइए, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट कॉस्ट शीट, रेदर व्हाट आइटम, पीएल आइटम। अब अगर मिल रहा है तो इनकम यानी रिसीव, दे रहे हैं तो पेमेंट यानी अलाउड। क्या डन है बात आप लोग को, क्लियर है? तो अपने लिए इस सवाल में पॉइंट नंबर 2 क्या कोई योगदान रखेगा? नहीं, बट इसके लिए वही एग्जाम में भी जब ये सम्स करेंगे नोट देंगे, कैश डिस्काउंट इज अ फाइनेंस चार्ज, हेंस इग्नोर्ड। क्या डन है बात आपको? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, पढ़ो अगेन, डायरेक्ट वेजेस व्हाट, पर यूनिट ऑफ नॉर्मल वेयर कितना, 60% ऑफ सुपर, ठीक है, वो पर यूनिट रेट है, एक का एक्स पकड़ लेंगे तो दूसरा का आ जाएगा। आगे बढ़ते, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वॉज एट सेम रेट, अंडरलाइन द वर्ड एट सेम रेट फॉर बोथ द टाइप, यानी क्या टोटल अमाउंट में इक्वली बांट दे? नहीं, पर यूनिट सेम है, क्वांटिटी के कारण तो चेंज। तो ऐसा मत बोल देना कि ये 288 को आधा आधा बांट दो, नो, रेट सेम है, क्वांटिटी के कारण जो फर्क है वो तो देखना ही है, ठीक है। नीचे एडमिन ओवरहेड के बारे में 5th नंबर पॉइंट बोला, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, क्या बोला, जो भी आएगा डायरेक्ट लेबर उसका कितना परसेंट मार देना, 200%, मतलब डबल, जितना लेबर का खर्चा है उससे डबल किसका खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का खर्चा। इंडिविजुअल प्रोडक्ट का निकालेंगे, जो भी लेबर खर्चा लिखे होंगे उसका 200% मार देंगे। एडमिन ओवरहेड का नेचर बताया, नेचर बताया, तो क्या मानोगे, प्रोडक्शन ऊपर लिखेंगे। नीचे 6 नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेलिंग कॉस्ट यानी सेलिंग ओवरहेड, वो क्या बताया, 1 रुपया करके किसका, सिर्फ सुपर का बताया, नॉर्मल का नहीं बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर दिया है क्या, किसका प्रोडक्शन बताया, सुपर और नॉर्मल दोनों का, बट सेल्स सिर्फ किसका बताया, अल्लाह। तो पक्का नीचे सम्स देखो किसके बारे में कुछ मांगा है। पॉइंट नंबर 8 फिर सेलिंग प्राइस भी किसका बताया, सुपर का। और पॉइंट नंबर 9 पढ़ो एक बार, पॉइंट नंबर 9 एक बार पढ़ो, जैसे मेरे गाने पे आ जाता है कई बार, जब हम YouTube पे लगाते हैं उतना अच्छा गाते हैं कि कॉपीराइट कर देता है टी सीरीज वाला मेरे में। कितना वर्डिक्ट में कितना पेनल्टी आया इसके हिस्से में, जल्दी से बताओ, इसको कहां से लेस करें, कौन सा ओवरहेड, कौन सा ओवरहेड माने इसको, प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग। ओ ऐसे बोलूं, अब नॉर्मल कॉस्ट, लॉस नहीं बोलेंगे, वर्ड ध्यान से सुनना, अब नॉर्मल, क्या सुने हो अकाउंट्स में भी इसके बारे में बहुत बार, क्या ये अब नॉर्मल इन नेचर है, व्हाट डू मीन बाय अब नॉर्मल इन नेचर, जो रेगुलरली हर साल रेकरिंग इन नेचर खर्चा, क्या ये अचानक चुना इस साल हुआ सिर्फ, तो क्या ये कॉस्ट शीट का पार्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या इससे प्राइस इफेक्ट होना चाहिए, नहीं, इट इज अगेन अ पीएल आइटम। तो ये वाला के लिए भी एक नोट आएगा कि इसके लिए नहीं देंगे, अगेन इसके लिए अपने नोट लिखेंगे, नोट ऑन व्हाट, अब नॉर्मल कॉस्ट लाइक लिखो, नोट ऑन, लास्ट नोट, जिससे अपने पता है एक एक बात का वो मीनिंग लिख रहे हैं कि कौन सा खर्चा किस में नहीं आएगा अल्टीमेटली। हम चाहता तो पहले क्लास में लिखवा सकता था, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, नो सेंस अनटिल अनलेस उसको इनकाउंटर नहीं करे। डन है बात आपको? तो लिखो नोट ऑन व्हाट, बोलो अब नॉर्मल कॉस्ट, द वर्ड इज अब नॉर्मल कॉस्ट, ब्रैकेट में लाइक, लाइक समझा सकते हो, लाइक एक वर्ड आया यहां, बोलो पेनल्टी, है कि नहीं, पेनल्टी एक्सेट्रा, बहुत चीज आप देखोगे, मैं जैसे जैसे जो वर्ड आएगा आपको समझाता रहूंगा। अभी के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ गया सर, ये पेनल्टी, फाइन्स, समझ गए, चार्जेस, जो भी बोलना है बोलो, बोलो दीज कॉस्ट आर, बोलो नॉन रेकरिंग इन नेचर, लिखो दीज कॉस्ट आर
these costs are non-recurring in nature. These costs are non-recurring in nature. Hence क्या, not a part of cost sheet, it is a dash item. हम बार बार ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं तुम लोग को कि मैं ये नहीं बोला मैं ये खर्चा लिखूंगा ही नहीं, मैं कॉस्ट शीट में नहीं लिखूंगा, पीएल में जाके लिखूंगा. अभी सिंस कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो इसको इग्नोर करेंगे. बोलो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट कॉस्ट शीट, इट इज अ पीएल आइटम. इजी स्टफ. इस सम्स में भी इसके लिए एक नोट आएगा. लास्ट क्या बनाना है, देखो सम्स में क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है. बच गए. किसका? सिर्फ सुपर प्रोडक्ट का, तो बच गए. उसका बनाना नहीं है, बट उसका काम कहाँ आएगा मालूम? वो सब वो रेट्स निकाल, वो कॉस्ट निकालने में, सेग्रीगेशन करने में काम आएगा कॉस्ट को. ठीक. लास्ट में क्या क्या दिखाना है उसको? कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट, और एक प्रॉफिट पर यूनिट. याद है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में पर यूनिट बना था. मैंने बोला था जब तक नहीं बोलेगा नहीं बनाएंगे. क्या इस सम्स में हक से मांगा है? बना देंगे उसके लिए एक पर यूनिट का कॉलम और एक टोटल कॉलम. क्या तैयार हो ये सम्स करने के लिए सारे बच्चे? चलो हेडिंग देते हैं पहले. हाँ, अच्छा, एक वर्ड पूछ रही है भावना, सुनना. बोल रही है कि भैया ये अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? एनीबडी कुछ सोच के बोलना चाहता है? गिविंग यू 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम. इन दोनों बात में क्या डिफरेंस है? अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? वर्ड में, टर्मिनोलॉजी में, या तुम्हारे लिए धंधे में ये क्या डिफरेंस रखता है? कोई ट्राई लेना चाहता है तो बताएगा. अक्षत रेडी है, और आपका नाम सर? यश रेडी है. 2 जन रेडी है, पूछना चाहते हैं पहले उनसे. पहले अक्षत बोलेगा. ठीक है. और लॉस तो एक खर्चा है, लॉस कैसे है? ठीक, रुको, बोलो. एक सेल्स के बाद होता है, एक प्रोडक्शन के समय होता है. नो एनीबडी? एसेट ना बोल के बहुत अच्छा वर्ड बोला बच्चा. वेरी गुड. गुड्स का मतलब लॉस मतलब खो गया. क्या खो गया सर? कुछ इनपुट खो गया, कुछ आउटपुट खो गया. सर एग्जांपल दीजिए. अभी रास्ता में मेरा माल आ रहा था, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण अचानक से जितना वो उसमें कार्टन में बुक्स था वो सारा बुक्स फट गया या फिर गिर गया, खराब हो गया. तो वो मेरे लिए अबनॉर्मल कॉस्ट है कि अबनॉर्मल लॉस है? लॉस है. बाय द टर्म लॉस, नुकसान हुआ किसका? इनपुट का या आउटपुट का? इनपुट या आउटपुट का अगर नुकसान होता है, यानी क्वांटिटी में यदि नुकसान होता है, तो उसको क्या बुलाते हैं? लॉस. अब वो नॉर्मल इन नेचर हो सकता है और अब नॉर्मल इन नेचर बात करेंगे. वैसे ही खर्चा 2 नेचर का होता है. नॉर्मल इन नेचर जो चल रहा है, और दूसरा अब नॉर्मल इन नेचर, जैसे पेनल्टी, फाइन्स. ठीक है. 2 वर्ड में डिफरेंस है. किसके किसके बोलो? लॉस और कॉस्ट. ये सब चीज पढ़ेंगे अपने. जैसे ये पूछ ली तो हम बोला एक बार बताते. बोलो डन है. अभी के लिए कॉस्ट, खर्चा. लॉस मतलब यूनिट्स लॉस होता है. चलो बनाते हैं पूरा फॉर्मेट. पहले क्या लिखेंगे बोलो? ऑनलाइन लाइव क्लियर है? लक्षित, आदर्श, यश, मीनल, विनीत, तुषार, जल्दी से बताएंगे. क्या बना रहे हैं? कॉस्ट शीट फॉर XIM लिमिटेड. सिर्फ सुपर का ना? सिर्फ सुपर का बना रहे हैं? साल भर का बना रहे हैं क्या? तो फॉर द पीरियड कितना? फॉर द ईयर 31 मार्च 2000 प्रोडक्ट का नाम है सुपर. फॉर द ईयर 31 मार्च 2021. पर्टिकुलर्स. डेबिट क्रेडिट वाला झमेला नहीं है मेरे पास. टू बाई वाला झमेला नहीं. रूपी पर यूनिट और रुपए. इस बार रूपी पर यूनिट बना क्योंकि सम्स मांगा, इज्जत दे देंगे. तैयार है सब? सबसे पहला खर्चा बताओ तुम लोग ही. वेरी गुड. डायरेक्ट मटेरियल, जिसके लिए ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं. देखते कौन कौन राइट निकाल के देता है.
वर्किंग नोट नंबर 1, लेट्स सी किसका किसका इसके ऊपर दिमाग चलता है। और मेरे को सुपर का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का वैल्यू निकाल के देता है। देखते देख देख, ओके ओके, वेट करते हैं। 12 लाख लिखा हुआ है, मेरे को चाहिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ सुपर। अच्छा, 0.2 से लेना देना नहीं है, कौन सा, कैश डिस्काउंट, करेक्ट, वो नोट लिख देंगे, बट पहले मेरे को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सिर्फ 0.1 ध्यान रखना, 0.1 ध्यान रखना, 0.1 देख लेते हैं। 4,80,000, 4,80,000, ओके, दो अलग अलग आंसर आया, 8 लाख और 4,80,000। वही तो लड़ाई कर रहा ना, अरे मजा ही तो यही है पढ़ाई का, जंग लड़ने जा रहे हैं सर, पढ़ाई करने थोड़ी जा रहे। महाभारत, ये कृष्ण रच रहे हैं हम तो बस। वो वाला कृष्ण है, बचपन वाला, हम महाभारत वाला कृष्ण, वो कन्हैया था। अविनाश सर गोपाला कन्हैया। ओके, कोई 8 लाख बोल रहे हैं जल्दी जल्दी में, और कोई थोड़ा कैलकुलेशन करके 4,80 बोल रहे हैं। देखते हैं कौन राइट कौन रॉन्ग। बुद्धि लगाए, बोल लाइक इट। ओके, कई लोग अपना अपना आंसर किए, एक पोलिंग कर लेते हैं तब। आओ, कितने लोग, 4,80, 4,80, 4,80 1, 4,80 2, 4,80 3, फ्रीज। चलो, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख 1, 8 लाख 2, 8 लाख 3, फ्रीज। ठीक है, एनी अदर आंसर, हाथ ऊपर, एनी अदर आंसर, एनीबडी, एनी अदर आंसर, बी वॉलेंटियर। आया आया 240, कितना, 240 आया एक आंसर, सुनाई दिया हमको यहां से, उसका बात है ना, यही बोली ना 240, देखा, हम बोले ना लेब्राडोर थे हम, वहां से यहां सुनाई दिया। सर बगल वाली को नहीं दिया, 240 बोली। और कोई, हम तो टाइम दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम चुप, मैं एकदम शांत हूं। मटेरियल का कॉस्ट अगले 2 मिनट बाद पूछूंगा। सारे बच्चे मेहनत करेंगे, क्या बोलना चाह रहा है वो लाइन पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। नो 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 नो, कॉपीराइट देखा, धुन देखा मेरा, अन्नू मलिक कल केस कर दे। मीकू, व्हाट हैपेंड ब्रो? बोल रहे 4,80 नहीं होगा, बट 8 भी नहीं होगा भाई अपना वाला, देख ले। बात करें अब, यहां ध्यान, बातचीत नहीं, प्लीज सुन लो। आओ मेरे साथ साथ, अपना माथा लगा लिए, अब मेरे साथ साथ सुनो यहां, क्योंकि एक समझ जाओगे तो अगला आप करोगे, कौन सा, लेबर वाला। पहले यहां ध्यान दे दो प्लीज, अगला 2 मिनट बातचीत नहीं, यहां ध्यान देंगे। जो भी कर रहे हो छोड़ दो, जो भी हाथ पकड़ के रखे छोड़ दो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, याद है नाम देते हैं हमेशा वर्किंग नोट का, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लिख लिया सब लोग? अब यहां ध्यान देंगे, जल्दी से बताना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टोटल की पर यूनिट? पर यूनिट ऑफ सुपर वाज दैट ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ किसका, नॉर्मल। लेट दी नॉर्मल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वर्ड बोला, पर यूनिट, बी एक्स। therefore
दी सुपर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल बी, हाँ या ना, पर यूनिट। ठीक है, ये जो खर्चा स्टेटमेंट में है 12 लाख, क्या उसको सिंपली इस रेशियो में बांट दे, क्या ये रेट में बांट दे कि इसमें क्वांटिटी चेंज भी है? क्वांटिटी भी अलग अलग है। कहां से मिला सर क्वांटिटी? नीचे देख, प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। आओ पढ़ते हैं। इस साल सुपर का प्रोडक्शन बताओ 60,000 और नॉर्मल का प्रोडक्शन बताओ 1,80,000। क्या टोटल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑल्सो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल? यस, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर 60,000 सुपर बन रहा है और 180 नॉर्मल बन रहा है, नॉर्मल का दाम x और सुपर का दाम 2x, तो मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पूछना चाहता हूं ऑफ नॉर्मल। कोई बता सकता है टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? कितना यूनिट्स है? कितना यूनिट्स है? 1,80,000 इंटू एक्स यानी 1,80,000x। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल विल बी 1,80,000 इंटू एक्स, 1,80,000x। हाँ या ना? लॉजिकल लगा? सिमिलरली टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ सुपर कोई बताएगा? 60,000 इंटू 2x यानी 1,20,000। हाँ या ना? क्या ये दोनों मिला के 12 लाख है? क्या ये दोनों मिला के 12 लाख है? क्या यही दोनों का टोटल ऊपर वो 12 लाख ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट है? देयरफॉर 180x प्लस 120x इज इक्वल्स टू 12 लाख। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, बोलो, ₹4 पर यूनिट। ये किसका आया 4? एक मिनट, नॉर्मल का। क्या x नॉर्मल को लिए थे? x नॉर्मल का प्राइस लिए थे, जाके देखो x किसको लिए थे, x किसको पकड़े थे? नॉर्मल। हमको नॉर्मल का बनाना है कि सुपर का? देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सुपर, बोलो, ट्वाइस दैट ऑफ x यानी क्या? ₹8 पर यूनिट। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 60,000। देयरफॉर टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ सुपर, बोलो, 8 इंटू 60,000 बोल लो या डायरेक्टली वही 120x बोल लो। कितना आया बोलो? ₹4 लाख। वेरी गुड, काफी लोग राइट निकाल पाए। वेरी गुड, मतलब ऑसम। बट जो वो 8 और 12 बोले वो सिंपली उस रेशियो में बांट दिए। समझ में आ रहा है? 8 और 4 जो लोग बोल रहे हैं किस रेशियो में बांट दिए? पर यूनिट का कॉस्ट। गलत। क्या उसमें यूनिट चेंज भी लेना? टोटल निकाल लो ना और उसके बाद x करके सम्स कर लो। सर हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों रेशियो को निकाल के कंबाइंड रेशियो करके कर सकते हो, बट ज्यादा डिफिकल्ट है सोचने में। हम क्या बोला अभी ध्यान दिए? मैथ्स में बचपन में सीखे थे कंपाउंड रेशियो। दोनों के कारण इफेक्ट होगा। एक 2:1 है और एक देखो 1:3 है। अब इन दोनों का कंबाइंड रेशियो निकालो फिर बांटो। हम बोलते इतना माथा मत लगाओ, हमेशा टोटल अप्रोच सोचो कि टोटल खर्चा इसका कितना, टोटल खर्चा इसका कितना, दोनों ऐड करके इतना, तो पर यूनिट आ गया। क्या बोलो, लॉजिकल लगा? 480 ऊपर जाके लिख दे। बताओ कहां कहां लिखोगे इसको? एक डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना? 480 और पर यूनिट कितना? 8 रुपये आया। 8 रुपये आया। क्या अब आप वर्किंग नोट नंबर 2 बोलो किस पे? डायरेक्ट वेजेस। बस उससे पहले वर्किंग नोट नहीं, एक नोट लिखोगे। बताओ किसके ऊपर? एक नोट लिखना रह गया। एक बात को आपने कंसिडर नहीं किया। वेरी गुड, जबकि करना चाहिए लग रहा था, बट क्या किया कि नहीं किया? क्यों नहीं किया? कैश डिस्काउंट इज अ फाइनेंस चार्ज, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड। तो लिखोगे इसके ऊपर नोट एग्जाम में भी। सर वर्किंग नोट के नीचे लिख दे। बिल्कुल, नोट। नोट क्या नोट लिखेंगे बोलो? कैश डिस्काउंट इज अ डैश चार्ज। कैश डिस्काउंट इज अ डैश चार्ज, हेंस not considered. Cash discount is a finance charge. Cash discount is a finance charge, hence not considered. Cash discount is a finance charge, hence not considered. Logical? क्या आपको 3 मिनट का समय बहुत है?
डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए, निकालो। ठीक है, बहुत स्मार्ट। ऐसे ही करोगे जैसे अभी किया, एकदम बुद्धिमानी से नोट प्रिपेयर खुद से करना सीखो। मैं ना आपको एग्जाम रेडी देखना चाहता हूं कि आप खुद से वर्किंग नोट नंबर 2 का नाम करें, उसका सॉल्यूशन ट्राई करो। वर्किंग नोट नंबर 2 का, वर्किंग नोट नंबर 2 इज कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर। स्टार्ट हो जाओ सबको। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर देख लेते हैं, रुक जाओ, हड़बड़ी नहीं करेंगे, सब आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं। वर्किंग नोट नंबर 2, अब आपको पता है मजा आ रहा है, अरे हाँ ये तो नॉर्मल बात था, बट वही डायरेक्ट मटेरियल में एक बार माथा घूम गया। आपकी तरह कई लोग वो 8 लाख 4 लाख करके आएंगे, बट मेन था वो 480 सोच। अब आप राइट करोगे अगली बार से, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालना। ध्यान से, किसको एक्स लियो ध्यान रखना। इस बार ना सुपर कोई एक्स पकड़े, इजी है, समझ रहे हो ना, मेरा बात समझ रहे हो तो। लेट दी डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ सुपर बी एक्स। अच्छा सर एक ही सम्स में दो चीज को एक्स ले सकते हैं? अबे वर्किंग नोट है बे, इतना मेरे साथ नाटक नहीं मैथ्स का, वरना हम ज्यादा बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम वाई लिखोगे एक्स लिखोगे, जो लिखना है लिखो, ज्यादा होशियारी मत मारना कि सर ऊपर एक चीज को एक्स पकड़े वापस एक्स पकड़ ले। हाँ पकड़ सकते हो, अभी कॉस्ट चल रहा है, मैथ्स नहीं चल रहा है जहां हेंस प्रूव्ड लास्ट में साइन मार के आना है, ठीक है ना। नॉर्मल बात करेंगे, लेट दी सुपर का क्या एक्स, तो नॉर्मल का कितना हो जाएगा 0.6x, 60% ऑफ एक्स, मतलब अब वापस से वही टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और उसको मिला दो ऊपर वाले वैल्यू से और एक्स निकाल लो। इस बार जो एक्स निकाले वो ही चाहिए था, कारण सुपर कोई एक्स पकड़े। लास्ट पार्ट में अपने एक्स जो निकाले थे वो नॉर्मल को पकड़े थे। प्लीज एवरीबडी एक्स कितना आया सॉल्व करके बताएंगे, मैं नहीं मदद करूंगा। अगर कोई मेरा वेट कर रहा है कि नवनीत मुंद्रा लिखेगा, मैं उतार लूंगा, घर जाके मस्त कॉपी बना लेंगे। सॉरी टू से, ये बहुत जालिम आदमी है। हाँ वो तो तुम लोग को आदत है, कई लोग को नहीं है ना, कई सोच रहा होगा ये नोट्स बनाएगा हम उतारेंगे, गलत जगह आ गए तब, रॉन्ग प्लेस। हम डायरेक्ट लेबर में आपको मदद नहीं करेंगे, आंसर डिस्कस जरूर करेंगे। प्रेपरेशन आपको करना है खुद के नोट्स का। लिख लिया सब कोई? पहले बताओ वो 180 इंटू 0.6x प्लस क्या था 60,000 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितना 672। यहां से x का वैल्यू कितना आया 4 रुपी, करेक्ट। हेंस 4 इंटू 60,000 2,40,000 इज टोटल डायरेक्ट वेजेस, करेक्ट एवरीबॉडी। ऊपर चलते हैं और उसको नोट में बैठा देते हैं, डायरेक्ट वेजेस वर्किंग नोट नंबर 2 और 2,40,000। इन दोनों का टोटल को अपने क्या बुलाते हैं बच्चा लोग? थैंक यू सो मच। प्राइम कॉस्ट 12 रुपया करके टोटल 7,20,000, 12 रुपया करके प्राइम कॉस्ट 7,20,000। हजम हजम टकार ले लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या इसके ऊपर भी एक नोट बना लोगे? बना लो, ठीक है, इजी है वैसे इसमें नोट, क्योंकि दोनों एक्स एक्स है। मतलब इस बार आप बोल सकते हो प्रोडक्शन के रेशियो में बांट दो। सॉरी अगर मैंने कुछ बोला तो, आपको चुभा तो छोड़ो, आप नॉर्मल करो सवाल। क्या लिखेंगे बोलो? प्रोडक्शन ओवरहेड। सर इतना घटिया घटिया बात करते हो ना। हम वर्किंग नोट नंबर 3 बनाएंगे, ओके, जैसी आपकी मर्जी। वर्किंग नोट नंबर 3 में लेट द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ सुपर बी एक्स, तो नॉर्मल भी एक्स। कैसे पता चला दोनों एक्स एक्स? दोनों का रेट क्या है? सेम। बोला ना, रेट इज सेम, रेट इज सेम, कॉस्ट इज नॉट सेम। अगेन यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सर ओवरहेड है फिक्स्ड मान लेंगे तो नहीं मान सकते। सम्स बोला, क्या बोला? सम्स पढ़ो, सम्स बोला क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट सेम है। क्या बोला टोटल में सेम है? नहीं, टोटल में सेम बोलता तो इक्वली बांट देते, बट पर यूनिट सेम है, तो दोनों का एक्स एक्स। अब क्या यूनिट्स पे डिपेंड कर गया? हाँ,
पहले एक्स बताओ, एक्स इसके केस में वर्किंग नोट नंबर 3 एवरीबडी। वर्किंग, हाँ मैं ये बोला भी था, आप सिंपली प्रोडक्शन के रेशियो में बांट सकते हो, बट ऐसे मत बात करो। आदत पड़ गया ना 1 और 2 का वर्किंग नोट में, तीसरा में भी सिली एरर ना हो उसके लिए ऐसा काम करना। बताओ वर्किंग नोट नंबर 3 प्रोडक्शन ओवरहेड निकालना, जिसके लिए लेट दी प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ऑफ, कोई भी एक को पकड़ लो एक्स, क्योंकि दूसरा वाला भी एक्स सेम है, तो लिखूं क्या 180x प्लस 60,000x इज इक्वल्स टू कितना था 280। तो बताओ x कितना आया 1.2 आया क्या, 1.2 आया क्या, तो इंटू 60,000 कितना हो गया, हाँ 72,000 हो गया। तो ऊपर आके लिख लेते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड 1.2 72। परफेक्ट एवरीबडी, परफेक्ट एवरीबडी। इनके टोटल को भी हम कुछ नाम जानते हैं, एनीबडी रेडी, वेरी गुड। फैक्ट्री को, अच्छा ग्रॉस की नेट, अरे दोनों यही है सर, अभी अपने ग्रॉस नेट लोचा नहीं करेंगे, कारण कोई स्क्रैप का डेटा नहीं, तो ग्रॉस नेट का लोचा नहीं होगा, बस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 13 रुपया 20 पैसा, और टोटल में देखे तो 792। करेक्ट एवरीबडी। क्या कोई एडमिन ओवरहेड है सम्स में, यस, एंड विल अज्यूम इट टू बी प्रोडक्शन इन नेचर, तो यहां लिखेंगे ना उसको। इसके बाद क्या एडजस्ट करते हैं बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ब्रैकेट में कितना परसेंट ऑफ वेजेस बोला था, देखो सम्स, एडमिन ओवरहेड इज 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ऑफ ईच टाइप। तो हम सुपर का बना रहे हैं, तो सुपर का जो डायरेक्ट वेजेस निकाले थे उसका 200%, तो 200% ऑफ 2,40,000 कितना हो गया बोलो 480, यानी पर यूनिट 8 कैसे है समझ में आ रहा है ना, बार बार वो तो डिवाइड बाई 60,000 है रे, पर यूनिट रेट तो इजी होता है, टोटल लिखने के बाद पर यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं। एडमिन ओवरहेड तक क्लियर है तो बोलना परफेक्ट। इसको अपने अज्यूम किए थे किस नेचर का बोलो, प्रोडक्शन इन नेचर। इनका टोटल तो क्या बुलाते हो बताओ, वेरी गुड, COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, विच इज बताओ कितना 1.2 और इधर 12 लाख, अच्छा 72, 12,72 आ गया क्या यही COGS है, हाँ बोल रहे हैं कई लोग, फंस गए, यही तो गेम हो गया, इसलिए बोलते हैं भागो मत, जाके देखो डेटा, सेल्स का डेटा दिया है यूनिट्स का, आ जाओ, अरे यार शिट, जाओ, कितना प्रोडक्शन है सुपर का और सेल कितना है 6,000 कहां पड़ा है स्टॉक, सर क्यों ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो क्या मानोगे 0, ओपनिंग नहीं है, जो है सब क्या है क्लोजिंग। एक मिनट, क्या ऐड करोगे बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG है कि नहीं। अच्छा रेट कॉलम में ऐसे भी कुछ नहीं आता है, क्योंकि स्टॉक एडजस्टमेंट का रेट एडजस्टमेंट नहीं होता, वो टोटल में चेंज होके डिवाइड होके वापस से आएगा, ठीक है। याद है फॉर्मेट बनाते वक्त भी बोल रहा था डैश डैश देना पर यूनिट कॉलम में, उसका पर यूनिट इफेक्ट ऐसे एडलेस नहीं होता, टोटल एडलेस होता है। माइनस क्या होगा बोलो, वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। मेरा आपसे सवाल, सम्स क्या मेथड बोला वैल्यूएशन का, तो कौन सा लगाओगे, वेरी गुड, ए मेथड कब देखते हैं, 2 केस, जब ओपनिंग है एज वेल एज रेट डिफरेंट, इस सवाल में क्या नहीं है, तो आप भांड में जाए वैल्यूएशन टेक्निक, याद है हम यही वर्ड बोलते थे, भांड में जाए वैल्यूएशन टेक्निक, कोई मतलब ही नहीं है वैल्यूएशन टेक्निक से,
वैल्यूएशन टेक्निक तो तभी काम आता है यदि सम्स में क्या हो, ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज उस ओपनिंग का रेट और सीओपी का रेट डिफरेंट हो। इस सवाल में क्या नहीं है, ओपनिंग है ही नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होगा, एक ही ऑप्शन बचता है, सीओपी पे। सीओपी का यूनिट्स बताओ एवरीबॉडी, 60,000 यूनिट्स। और स्टॉक का यूनिट बताओ एवरीबॉडी, 6,000। कैसे आया ये 6,000, 60 माइनस 54 प्लस 0, क्योंकि 0 ओपनिंग था तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 0 यूनिट था। क्या ये 6,000 के लिए आ जाएगा? रेट कॉलम में कुछ नहीं लिखते, नहीं तो सोचो रेट 21.2 ही माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा। सोच के देखो, रेट तो 21.2 करके ही है इसका, कैसे आया 21.2? बोलो, यही तो डिस डिवाइडेड बाई 60,000। ऑलरेडी रेट लिख के चल रहे हैं, ऑलरेडी हम सीओपी का रेट लिखते हुए चल रहे हैं। क्या यही सीओपी रेट है? क्या ये 6,000 इसी रेट पे वैल्यू होगा? हाँ, तो बगल में दिखा सकते हो ब्रैकेट में ही, 6,000 इंटू 21.2, 6,000 इंटू 21.2। क्या इट विल बी वैल्यूड ऑन सीओपी ओनली? यस। और सीओपी रेट निकालते हुए चल रहे, कितना आ गया बताओ? 1,27,200। ये यहां से लेस हो जाएगा और क्या आ जाएगा बोलो नीचे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ, ये कितने यूनिट्स का होगा एक बार ऐसे ही पूछ रहा हूं, 54,000। और अब पहले टोटल कॉलम लिखना, टोटल कॉलम लिखना। 12,72,000 से 1,27,200 हटा दो, 11,44,000 डिवाइडेड बाई क्या करोगे रेट निकालने के लिए? एनीबडी हेल्प मी आउट, ये रेट कैसे निकलेगा बोलो ना? डिवाइडेड बाई 60,000 कि 54,000? इसीलिए वो बगल में लिखवाया, एक बार तुम लोग के दिमाग में घंटी बजे। समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने यूनिट्स के लिए है? जितना माल बिका, तो ये डिवाइड भी किससे होगा? जितना माल बिका। तो बताओ, डिवाइडेड बाई 54, रेट बोलो 21.2। क्यों सेम आया? अरे सर, सीओपी में कुछ नया रेट का गया नहीं, और स्टॉक भी उसी रेट पे वैल्यू कर लिया, तो जो माल बचा वो भी उसी रेट। और अगर आप वही पर यूनिट में भी लिख देते 21.2 लेस, तो 0 आ जाता। समझ रहे हो ना मेरा कॉन्सेप्ट? क्यों पर यूनिट में डैश देते हैं, उसका पर यूनिट नहीं लिखते, इसका स्टॉक एडजस्टमेंट टोटल लिखते। कंसेप्ट जा रहा है माथे में, क्यों नहीं लिखते? अब एक बार करने से ही समझ में आएगा, मैंने बोला। एवरीबडी यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, क्या ये रेट डिफरेंट हो सकता था सीओजीएस का? हाँ, अगर ओपनिंग होता, क्लोजिंग स्टॉक का अलग तरीके से वैल्यूएशन होता, रेट कुछ और आता। क्या बोलो, डन है? इसके बाद क्या करना है? लास्ट, सेलिंग एक्सपेंस जोड़ दो, ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड। कितना करके बोला? 1 रुपया करके। अच्छा, इनटू कितना यूनिट? 60,000, 54। याद है, ओनली सोल्ड यूनिट्स पे लगेगा ये। अब मैंने तो पहले भी बोला, अब सीओजीएस 54 पे आ गया, तो इसके नीचे का सारा खर्चा अब 54 के हिसाब से। तो क्या 60 के हिसाब से कि 54 के हिसाब से? 50। हेंस कितना हो गया? 1 रुपया करके 50। लॉजिकल एवरीबडी? टोटल, इनका टोटल को क्या नाम दूं? कॉस्ट ऑफ सेल्स 22.2, 11,98,800। करेक्ट एवरीबडी? लास्ट, सेल्स एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के 30 पर यूनिट दिखा है ना, 30 पर यूनिट इंटू 54,000, 16,20,000। हेंस प्रॉफिट बैलेंसिंग, कॉस्ट भी निकालना था और प्रॉफिट पर यूनिट भी निकालना था, सब निकल गया। 7.8 पर यूनिट, और टोटल में 4 लाख। इजी। एक नोट बच गया, बता दो क्या? पेनल्टी वाला। वी हैव इग्नोर्ड पेनल्टी सिंस इट इज अ अबनॉर्मल कॉस्ट। वो नोट डाल दोगे 10 में 10। ये एक 10 नंबर का सवाल 2 बार एग्जाम हॉल में आया है, और सबसे रीसेंट नवंबर 2020 में आया है। सबसे रीसेंट नवंबर 2020 में यही सेम सवाल आया विथ फिगर्स, 10 नंबर का कॉस्ट शीट। पहले ये प्रॉफिट तक कर लिए सब।
लास्ट नोट क्या देना बच गया एक ठो, जो आपने वो पेनल्टी कॉस्ट कहीं नहीं लिखा, क्या बोलोगे? पेनल्टी कॉस्ट इट इज एन अब नॉर्मल कॉस्ट। लिखो पेनल्टी कॉस्ट इज एन अब नॉर्मल कॉस्ट, हेंस नॉट अ पार्ट ऑफ। पेनल्टी कॉस्ट इज एन अब नॉर्मल कॉस्ट, हेंस नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। हाँ, सम्स में मांगा क्या क्या था बोलो? कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। क्या ये वाला जो दोनों चीज आया यही दोनों बात मांगा? हाँ, यही दोनों बात, ये दोनों जो अभी हमने निकाला, कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल पर यूनिट, प्रॉफिट टोटल पर यूनिट। इजी? इजी नहीं था रे, अच्छा था सर। ये बोलिए अब माथा लग रहा है हम लोग का, तो इंटर में आ गए हो, वेलकम टू इंटर। सर फाउंडेशन में भी लगता था वो ठीक है, बट वेलकम टू इंटर। ये है इंटर, जहां आपको अपना दिमाग चलाना होगा। ऐसे नहीं कि हाथों हाथ 2:1 के रेशियो में बांट दोगे, आराम से ठंडा दिमाग से क्वांटिटी चेंज भी कंसीडर करना। क्या डन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? आओ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 8। मालूम है कल यही करवाने वाले थे बट करवा नहीं पाए। इसमें एक टाइपिंग एरर है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा वो टाइपिंग एरर है। सेल्स रेवेन्यू में एक और जीरो होगा, बस सेल्स रेवेन्यू में एक और जीरो होगा। 7,50,000 होगा, वो कॉमा से भी समझ में आ जाना चाहिए था, एक जीरो गायब है, बस एक टाइपिंग एरर है, बाकी ऑल गुड। पढ़ेंगे आप ये सवाल, वेरी गुड। सम्स अगेन, मिसिंग फिगर प्रॉब्लम ना, ज्वाइनिंग द डॉट्स, मिसिंग फिगर, वही है। पढ़ेंगे प्लीज एवरी। हाँ, यहाँ पे भी मेरे में भी आग लग गया, आग लग गया इट कोइंसिडेंस, इंश्योरेंस क्लेम चल रहा है और हमारे सेंटर में भी धूम। टैक्स क्लास में हम लोग के अभी संडे को पंखा में धूम आग लग गया, एकदम जोरदार। भगाया इन लोगों, भागो 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 ऊपर आओ। हाँ, फिर भी क्लास हुआ, बोला ऊपर बैठो तुम लोग, हम लोग नीचे ठीक कर रहे। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करेंगे। फायर ऑकर्ड, डोंट गो इनटू इंश्योरेंस क्लेम। प्लीज रीड। हमेशा एक रीडिंग देंगे सर हम, बिल्कुल, यही तो गंदा आदत आप लोग में डाल देंगे। बातचीत नहीं। अश्विनी रीड। बोलता है आग लग गया, रिकॉर्ड खो गया, बट ये सब घटिया घटिया बात ठीक कर ले रहा है। 40% ऑफ कन्वर्जन, अरे सीधा सीधा बता ही देता तब, जब इतना सोच ही लिया था। बट बोल रहा है आग लग गया, डेटा डिस्ट्रॉय हो गया, बट कुछ इंफॉर्मेशन निकल पा रहा है। इससे अच्छा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ही दे देता। देखो क्या बोल रहा है, क्या मंथ स्टार्ट इन्वेंट्री दिया। अच्छा लगा वर्ड, मैंने बहुत प्रिसाइजली कुछ बोला, मंथ। समझ में आता है तुम लोग को पढ़ पढ़ के सब? देखो सितंबर 1 तारीख से लेके कब तक? अक्टूबर 31 तक। सितंबर 1 से लेके अक्टूबर, तो मंथ 2 मंथ का डेटा है। 2 महीने का अगर डेटा दिया है जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया, कितना 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 है? 40,000 किसका है देखो, वर्क इन प्रोग्रेस। मटेरियल का कितना है? 20,000। और फिनिश गुड्स का कितना है? ठीक, डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस दे दिया, वाह ठीक है। इसमें क्या लेस करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, और क्या आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। देखते हैं फिर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एनीबॉडी इसका इजी नेम? और ये गजब दिल ले लिया, बोला प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा लगा क्या?
इनडायरेक्ट व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओवरहेड ही तो हुआ, इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री वाला, तो फैक्ट्री ओवरहेड है ये। इज इक्वल्स टू कुछ बोला 40% ऑफ समथिंग। ब्यूटी। कन्वर्जन कॉस्ट याद है, ये क्लास में पढ़ा है। देखते हैं किनको किनको याद है। बताओ किसको किस में कन्वर्ट करना? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में जो खर्चा लगता है, क्या क्या लगता है? 3, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और खुद फैक्ट्री ओवरहेड। ध्यान रखना है बात। ऐसा एक एग्जांपल क्लास में कराए थे, देखते। सेल्स रेवेन्यू दे दिया, टोटल सेल्स बता दिया सवाल में। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर यानी क्या, डायरेक्ट लेबर दे दिया। प्राइम कॉस्ट का भी टोटल दे दिया। मस्त मस्त मस्त। देखते देखते। ग्रॉस मार्जिन दिया। क्या मतलब होता है ग्रॉस मार्जिन? बेस्ड ऑन रेवेन्यू। प्रॉफिट दे दिया, एक तरीके से क्या दे दिया? प्रॉफिट। कितना परसेंट? 30% ऑन रेवेन्यूज ही दे दिया, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, ठीक। एक वर्ड आगे बोला, गंदा। गंदा आज तक मैंने नहीं सिखाया, आज तक ये मैंने नहीं सिखाया वर्ड, बट आप इस वर्ड को पढ़ के कोशिश करेंगे इस वर्ड का मीनिंग। क्या बोला मैंने? कोई भी फॉर्मेट में ये वर्ड नहीं लिखा है। अच्छा अपना फॉर्मेट में 1 मिनट लाइन से बात करते हैं। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल। ये वर्ड कभी नहीं करवाया। देखते कौन कौन सोच पाता है। बाद में बात करेंगे, बट ये वर्ड क्या लिखा हुआ है वापस से पढ़ के रखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गजब गजब गजब। बाद में बात करेंगे ना। द लॉस इज फुल्ली कवर्ड बाई इंश्योरेंस कंपनी, अविनाश सर, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू नो द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन अ नेगोशिएटिंग सेटलमेंट इज एक्चुअली टू बी बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नॉट हिस्टोरिक कॉस्ट। सिंपल, ये कहानी भांड में गया। हमको रिक्वायर्ड नीचे का 3 चीज, क्या क्या क्या? वो अक्टूबर के एंड का क्या क्या निकालना है? स्टॉक का वैल्यू। क्या वो मिसिंग फिगर प्रॉब्लम हो गया एक टाइप का? तो भैया हम इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? हम कॉस्ट शीट बनाएंगे और जो जो डेटा पता है उसको बैठाते रहेंगे और मिसिंग फिगर निकालते चलेंगे। रेडी है क्या सब कोई? तो चलो इस सवाल को करने के लिए जो ये 3 चीज रिक्वायर्ड है, वी विल ड्रॉ अ कॉस्ट शीट। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12, पेज नंबर 8, और वहां पे कॉपी नंबर 1, पेज नंबर डैश। मैंने बोला था D2 में तुमको भी ढीठ बना दूंगा। सर जिद्दी तो हम थे ही। आ जाओ, हाँ, मतलब सारे कलयुग के गुण डाल दूंगा। रेडी है सब? क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 8। क्या बनाएंगे बताओ? ओके, कॉस्ट शीट। तो सर ये जो कॉस्ट शीट बन रही है एक वर्किंग नोट हो गया ना? हाँ, नाउ दिस इज अ वर्किंग नोट, क्योंकि ये हमको बनाने नहीं बोला, ये तो हम बना रहे हैं ताकि वो मिसिंग फिगर निकाल सके। तो सर जब ये निकल जाएगा लास्ट में जाके एक लिख देंगे, क्या? फिनिश गुड स्टॉक इतना, रॉ मटेरियल इतना, WIP इतना, खत्म, नंबर मिल जाएगा फिर। तो वर्किंग नोट बना कॉस्ट शीट। आ जाओ, टोटल पर यूनिट माथा नहीं लगाएंगे। पहला आइटम बताओ क्या आता है? अच्छा उसके लिए डिटेल में कुछ पता है क्या? तो वैसे ही लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM। ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया, कितना दिया है बताओ आप? 20,000। 20,000 प्लस क्या जानते हो बोलो? वेरी गुड, परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड ट्वीट। यहां पे वही दे दिया साफ साफ, कितना? कुछ और कॉस्ट रिलेटेड ट्वीट नहीं है। कितना? 2,50,000, 250 आ गया, 250 लेस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM नहीं पता, ठीक, जो भी होगा उसको नेट करने से क्या आता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि नहीं पता। अल्लाह, तब रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे निकलेगा? देखते देखते, आगे बढ़ते, जो भी फिगर मिलेगा उससे कोशिश कर लेंगे ऊपर तक जाने। अगला आइटम बताओ, डायरेक्ट लेबर। क्या दिया है साफ साफ सवाल में? डायरेक्ट लेबर खोजो।
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नामकरण बड़ा अच्छे से किया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जाके देखो सम्स में कितना दिया है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सवाल में कितना दिया है? 2,22,250 दिया है क्या? इसके बाद क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है सवाल में। आदत भी खराब हो गया तुम्हारा, है भी नहीं और ना आदत है तुम्हारा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता नहीं है अनलेस अदरवाइज मेंशन। तो इन दोनों का टोटल क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। टोटल करे कैसे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं पता, ओ प्राइम कॉस्ट दे दिया गया। तो टोटल जो नहीं करने वाले थे वो दे के दे दिया, तो मतलब ऊपर जा सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, प्राइम कॉस्ट बताओ कितना? प्राइम कॉस्ट सवाल दिया है तुमको, देखो 3,97,750। क्या बोलू? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज अ बैलेंसिंग फिगर। ऊपर जाके बताओ आप, अगर डायरेक्ट मटेरियल निकालना है तुमको, क्या प्राइम कॉस्ट से डायरेक्ट लेबर हटा दोगे तो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, कंज्यूम। करेक्ट एवरीबॉडी? बैलेंसिंग फिगर ऊपर चले जाएंगे, जो डेटा पता था उससे यूज किए। यानी सम्स करने का एक ही तरीका, स्टार्ट करो, अपने आप आने लगेगा। प्राइम कॉस्ट आया, डायरेक्ट लेबर पता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया। कितना आया बोलो? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एनीबडी? 1,75,500। अच्छा, अगर ये आ गया तो क्या ये वाला फिगर भी निकाल लोगे? अब यही एक मिसिंग फिगर है ऊपर में। इजी है कि नहीं? कैसे करोगे सर? या तो एक इक्वेशन लिख लो नीचे। क्या इक्वेशन जानते हो बताओ नीचे? थोड़ा पन्ना वन्ना छोड़ के नीचे बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम प्लस क्या जानते हो बोलो? परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या इसमें ओपनिंग पता है, परचेजेस पता है, कंज्यूम पता है, तो स्टॉक का वैल्यू निकल जाएगा। जनरली लोग कैलकुलेटर में ही निकाल लेते हैं, बट मैं थोड़ा डरता हूं तुम लोग को लेके, पता नहीं क्यों। ऐसे चाहो तो ऊपर बैलेंसिंग फिगर ऐसे भी निकल जाएगा, मेरे को डर लगता है प्लस माइनस तुम कुछ गड़बड़ करोगे, पता नहीं क्यों। नहीं तो ये इक्वेशन लिख के कर लो, मेरे को दिक्कत नहीं, जैसे करना है करो। बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा, नहीं तो ऐसे कर लो। सर आप डरो मत सर, हम लोग को लेके, हम लोग पास होके बैठे हैं। सॉरी, नहीं डरेंगे, बट वो कैलकुलेशन एरर करोगे पछता दोगे तुम लोग। इसलिए बोलते हैं आराम से बुद्धि थोड़ा कम यूज करके, गधे हो गधा की तरह काम करो। मतलब ऐसे कर लेंगे, तुम सॉल्व भी तो करना। ऊपर बैलेंसिंग फिगर भी निकल सकता था, इन दोनों को ऐड करके इसको लेस करना। कितना आया बोलोगे? 94,500 लेस, क्लोजिंग स्टॉक इज लेस तो 94। बट अपना काम हो गया, नीचे मांगा था कैलकुलेट दी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम, एक वैल्यू निकल गया 94,500। अच्छा मेहनत मस्त बात है, बाकी इंफॉर्मेशन बिना यूज किए एक बात तो निकल रहा था। तो जो हमको ट्रिकी लगा था 2 पॉइंट, एक वो कन्वर्जन कॉस्ट और एक वो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वो दोनों तो अभी यूज ही नहीं आया। उसके बिना एक पार्ट कर लिए। 10 नंबर का अगर सवाल है तो 3 नंबर तो ले गए उससे। अब बाकी का बात पढ़ लेते हैं। अगला क्या कॉस्ट ऐड करते हो इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड विच इज अ परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, नॉट प्राइम कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ क्या होता है कन्वर्जन कॉस्ट, क्या होता है प्राइम कॉस्ट, क्या होता है फैक्ट्री कॉस्ट। एक टेबल में क्लास में लिखवाया था, याद है? क्रॉस टिक 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 करवाया था तुम लोग को, जाके देखो बेसिक्स का कुछ तीसरा या चौथा क्लास में, आई रिमेंबर। मैंने तुम लोग को क्रॉस टिक टिक टिकी 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 क्रॉस टिकी 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 क्रॉस याद आ रहा है? कन्वर्जन कॉस्ट का मीनिंग, इसके ऊपर वर्किंग नोट ही बनाना बेहतर है। वर्किंग नोट एक और 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। किसी का निकल गया फैक्ट्री ओवरहेड? अच्छा, ऑनलाइन लाइव में एक आंसर आया 148,167। वो बोल रहा है नहीं, तेरा क्या आया? वही यही, ये भी यही बोला 148,167। एनीबडी एनी अदर आंसर? वही आ रहा है, देख लेते। फैक्ट्री ओवरहेड वही आ रहा है, ठीक है, मैं मना नहीं, मैं तो पूछना चाह रहा हूं कैसे आएगा। 148
167 मतलब 0.6666 आ रहा है, उसको 7 कर दो। बताओ कैसे निकालेंगे फैक्ट्री ओवरहेड? पहले बताओ कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब। कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल आता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड खुद। तो सर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ तो ठीक है ना, इक्वेशन लिखेंगे ना जैसे इंक्लूडिंग सच कमीशन वर्ड होता था। पहले बोलो कन्वर्जन कॉस्ट का मीनिंग याद आ रहा है? एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में तब्दील करने का खर्चा। बोलो क्लियर हो रहा है वाला बात? अच्छा, इस सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है, डायरेक्ट लेबर दे दिया। तो कुछ लिख रहा हूं देखो, फैक्ट्री ओवरहेड सम्स के अनुसार इज इक्वल्स टू 40% ऑफ, ब्रैकेट में क्या क्या लिखूं बताओ? डायरेक्ट लेबर का वैल्यू बोलो, डायरेक्ट लेबर का सिर्फ 222250 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, प्लस फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड का कुछ परसेंटेज वाला बात। अरे कैलकुलेशन करने का तरीका है, तो तुम ये मत बोलना सर ऐसे कैसे हो सकता है फैक्ट्री ओवरहेड में खुद। अरे वैल्यू निकालने का तरीका, ऐसे तो करते ही थे ना, इतना ऑन कॉस्ट तो इतना ऑन सेल्स। ये क्या है? मेथड ऑफ कैलकुलेशन। और क्या होता है? तुम जैसे तब लड़ाई करना चाहिए था अविनाश सर से, सर ऑन सेल्स बोला आप ऑन कॉस्ट क्यों बोले उसको? अरे तरीका है, ऑन कॉस्ट इतना तो ऑन सेल्स इतना, ऑन सेल्स इतना तो ऑन कॉस्ट। वैसे पहले वैल्यू निकाल लो। क्या इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो बच्चा लोग? देखो कैसे लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू, पहले इसका 40% बोलो, पहले इसका 40% बोलो, 1 नहीं सिर्फ इसका 40%, 88,900 प्लस 0.4 फैक्ट्री ओवरहेड। अरे आप फैक्ट्री ओवरहेड को एक्स लिख लो या फैक्ट्री ओवरहेड वर्ड लिखते चलो, जैसे करना है करो। 0.4 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इससे, तो ये क्या बन जाएगा? 0.6 फैक्ट्री ओवरहेड इज 88,900। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया? 88,900 बाई 0.6 बोलो, 148,167 ले लेंगे, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रूपी, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रूपी। समझ में आया? फैक्ट्री ओवरहेड को एक्स ले लो, या तो फैक्ट्री ओवरहेड को क्या पकड़ लो? एक्स, या नाम से ही बोल दो फैक्ट्री ओवरहेड। इजी लग रहा है वाला बात? ये वाला बात कहां किए थे? अच्छा एक मिनट, ये वाला सेम एग्जांपल क्लास में करवाया, सेम एग्जांपल विथ फिगर्स भी हो सकता है, मतलब 40% ही तुमको बोला था क्लास में भी। एक मिनट, पहले कन्वर्जन कॉस्ट का मीनिंग में क्या आता है बताओ? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और खुद फैक्ट्री ओवरहेड। और खुद क्यों बोल रहे हो भैया? क्योंकि यहां फैक्ट्री ओवरहेड इज अ परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो पहले कन्वर्जन कॉस्ट का अंदर का डेटा तो लिखो मेरे भाई, क्या क्या आता है उसमें। वो आता है तो वो वाला वैल्यू लिखे। क्या डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है? लिख दिए। डायरेक्ट एक्सपेंस 0। फैक्ट्री ओवरहेड, अरे खसर निकालना है तो ठीक है, जो निकालना है उसको एज इट इज वापस से लिख दिया। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज 40% ऑफ दिस, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में मतलब 40% ऑफ दिस एंड 40% ऑफ दिस। तो 40% ऑफ दिस निकाले और 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड को 0.4 इंटू एक्स या फैक्ट्री ओवरहेड, ये यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.4 कितना होता है? 0.6, फिर डिवाइड में आ गया। बोलो कुछ भी करो, कन्वर्जन कॉस्ट को एक्स लेके होगा क्या? हाँ फिर वो मतलब तुम बोलना चाह रहे हो 0.4x प्लस वो प्लस इज इक्वल्स टू एक्स, तो x निकल जाएगा, फिर वापस तुम फिर एक ही बात, कन्वर्जन कॉस्ट को x लोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड इज 0.4x, फिर इक्वेशन में लिखोगे डायरेक्ट लेबर प्लस 0.4x इज इक्वल्स टू x, तो पहले x निकलेगा फिर पॉइंट, घूम के वही बात हुआ। ठीक, वो कोई दिक्कत नहीं। बट क्या ये वाला पार्ट भी क्लियर है? अरे इंक्लूडिंग सच एक्सक्लूडिंग सच बचपन में नहीं किए थे क्या? वही तो बात। ओके ओके, यहां ध्यान देंगे, सुनना सब। एक मिनट आप लोग सुन लो प्लीज। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मीनिंग बताओ। फैक्ट्री इज इक्वल्स टू कितना परसेंट ऑफ अल्लाह, कन्वर्जन कॉस्ट बोल दिया सर, कन्वर्जन कॉस्ट तो खुद इंक्लूड्स इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड। पहले बात तो ये समझ में है, यानी x इज इक्वल्स टू
सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। अब बात समझ में आया कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है? कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है? फिर सोचो क्या क्या आता है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि नहीं है, और खुद इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेट दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी एक्स। तो मेरे को बताओ एक्स यानी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज कितना? समझ क्या बोला? इज कितना बोलो? 40% ऑफ व्हाट? 40% ऑफ व्हाट? कन्वर्जन कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन कॉस्ट? बोलो अनुज। डायरेक्ट लेबर अमाउंट बता देख के अनुज, अमाउंट बता। 222250। डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं, और खुद फैक्ट्री ओवरहेड यानी वही जिसको एक्स पकड़े थे, तो प्लस एक्स जिसको एक्स पकड़े थे, एक्स जिसको पकड़े थे क्या था वो? फैक्ट्री ओवरहेड, तो वापस से फैक्ट्री ओवरहेड। क्या यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा? सिंपल, डन है ना सबको ये वाला बात? कई बच्चे बोल रहे हैं सर हम कन्वर्जन कॉस्ट को एक्स लेके करना चाहते हैं, वो करो। कन्वर्जन कॉस्ट को एक्स लोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड इज 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, फिर उसको यूज करके पहले कन्वर्जन कॉस्ट निकालो, फिर वापस यूज करके उसका 40% निकाल के फैक्ट्री। थोड़ा लेंदी प्रोसेस, बट यस मे बी सिंपलर टू अंडरस्टैंड, मे बी। बट ये भी डायरेक्ट बात है रे, ऐसा बहुत काम आगे करना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इक्वेशन बनाना, ऐसा इजी है ये इक्वेशन बनाना आप सबको। तो x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू कितना आया? 184,167, और सॉरी 148। तो यहां पुट कर देते हैं 148, तो टोटल बताओ क्या हो गया? 545,917, जिसके टोटल को आप क्या बुलाते हो गाइस? फैक्ट्री कॉस्ट। एवरीबडी ग्रॉस की नेट, ग्रॉस की नेट। सर बात ही मत कीजिए, ये आदमी बहुत गंदा है, हम पहले ही बोल रहे हैं, बार बार टोकवाएंगे, है ही नहीं इसमें तो बात ही नहीं करेंगे। क्या नहीं है? सेल ऑफ। इसके बाद क्या क्या एडजस्ट करते हो बताओ? ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड है कुछ? है ही नहीं, तब तो माथा ही नहीं लगाना है। प्लस ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, और एक चीज लिखते थे क्या? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड नहीं है, तो सीधा क्या आ जाएगा? COP। सीधा क्या आ जाएगा बताओ? ओपनिंग WIP सम्स दिया है क्या? ओपनिंग WIP सम्स दिया है क्या? कितना? 40,000। क्लोजिंग नहीं दिया, निकालना है। COP भी नहीं दिया, ठीक है, बट कुछ और दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर। बात करेंगे, सुनो ना। अच्छा इसके बाद क्या होता है, बस इतना तो बताओ। एड व्हाट बोलो? ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG कितना है? वो दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG दिया है 37, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG नहीं पता, नहीं पता, वही तो निकालना है। ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग नहीं। ये जैसी लेस करेंगे क्या आता है बोलो? COGS। क्या COGS इस सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल्स ही है? क्यों क्यों क्यों? कोई सेलिंग खर्चा भी नहीं है। वैसे भी सर अपने को डायरेक्टली COGS और GP मार्जिन कुछ बताया है, प्रॉफिट बताया था ना आपको। बताओ प्रॉफिट ऐड होता है और क्या आ जाता है? सेल्स। क्या कुछ प्रॉफिट दिया आपको? GP दिया। मजेदार बात, GP और COGS का ही रिलेशन है, और यहां COGS COS सेम है। बताओ GP कितना दिया है? GP कितना दिया है? पहले जो जो पता हम लिख रहे हैं, ऊपर का बात अभी इग्नोर्ड। क्या क्या बच गया बताओ? ऊपर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP बच गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। देखते हैं पहले नीचे जो जो पता है वो तो निकालो। क्या सेल्स सम्स में दिया है? सेल्स उतारो ना उसको, उतारो ना उसको। 7.5 लाख, उसके बेसिस पे 30% ऑफ 7.5 लाख इस GP। ग्रॉस मार्जिन बेस्ड ऑन रेवेन्यूज इस कितना? 30%। निकालो कितना आया? GP निकालो एवरीबडी, GP 30% मारो, 2,25,000। क्या ये ऐड होके आया होगा? तो ऊपर COS या COGS बता दो। COS या COGS। 5,20,000
5,20,000। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब वापस ऊपर आते हैं, बहुत टेक्निकल हो गया है अब सवाल। कारण ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पता, ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP पता, कोई भी एक बता दो सर, अब काम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। उसके लिए एक डेटा दिया है, जबरदस्त वर्ड है, मेरे को तो इसका हिंदी करने से इसका पूरा मीनिंग समझ में आ जाता है। गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल टू, कुछ बोल रहा हूं, हाँ या ना में आंसर देना, मैं बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज COP, इज COP। जितना इस साल प्रोड्यूस किए वही कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक। इज COGS, ये भी नहीं, मतलब ना ये COP है ना ये COGS है, पक्का। वापस से पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब जो बिकने योग्य है। योग्य इधर कौन कौन है? जितना माल बना वो भी, और जितना लास्ट ईयर का पड़ा है वो भी। अच्छा लगा ये बात? कितना माल बिकने योग्य है, अवेलेबल फॉर सेल, मतलब क्या? बिक सकता है, बिका है नहीं या बना है नहीं, बिक सकता। तो सर दो चीज है, एक जो लास्ट ईयर का एज इट इज पड़ा है और एक जो इस साल बना। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी which is not being anywhere written in the cost sheet statement, but that is something plus something. बोलो, COP plus opening stock of FG. Cost of goods what word क्या है? Available. Available मतलब बेचने के योग्य, बिकने के योग्य। योग्य मतलब बेच सकते हैं, बेचे हैं जरूरी नहीं है, या बनाए हैं जरूरी नहीं है, बेच सकते। इस साल कौन सा माल बेच सकते हो? जो लास्ट ईयर बना इस साल पड़ा रह गया, मतलब लास्ट ईयर पड़ा रह गया, और जो इस साल बना। लास्ट ईयर जो बना और इस साल पड़ा है उसको ओपनिंग स्टॉक का नाम देते हैं, और जो इस साल बना है उसको COP का नाम देते हैं। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, विच इज नॉट COP, विच इज नॉट COGS, समथिंग इन बिटवीन दैट। टर्मिनोलॉजी पे खेलो। सर ये तो आप पढ़ाए नहीं, क्यों पढ़ाऊं? नहीं क्यों पढ़ाऊं? पैसा दिए इसीलिए? नहीं, तुमसे निकलवाएंगे ना। ये वर्ड तो आपको पढ़ना चाहिए ना, अवेलेबल। अवेलेबल मतलब योग्य है, जरूरी नहीं है बिका है। अब वही कोई COGS ले लेगा तो गलत, कोई COP ले लेगा तो गलत, कहीं बीच में है ये। क्या लिखोगे नीचे? लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल्स टू, लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल्स टू, हिंदी में लिख सकते हो जो माल बिकने योग्य है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज इक्वल्स टू COP यानी करंट प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ COP प्लस opening stock of something new point today, but I think understandable। ऐसा भी कुछ हाथी घोड़ा वाला बात नहीं किया। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बहुत बार फाउंडेशन में बच्चा बोल रहा है, हम लोग सुने अकाउंट्स में, बहुत बढ़िया। तो अगर ये बात सुने हो तो आज इसका मीनिंग यूज करो, तो देखो आगे की पढ़ाई यूज आएंगी, पुरानी। बताओ, तो यहां से क्या COP निकल जाएगा? क्योंकि अपने को ये पता है और ये पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल सम्स कितना दिया बताओ? सम्स कितना दिया बुक में? 5,55,750 और 775, और COP नहीं पता, बट ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG पता है। कितना था ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG? 37,750। तो बताओ COP कितना? माइनस कर दो, 518025 आया क्या COP? 518025 5180 आ गया COP। ऊपर पुट कर सकते हैं इस बात को और सारा चीज निकल जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों। COP 518025
क्या अब ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा? या तो आप इक्वेशन से निकाल लो कि फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP इज COP। या तो कैलकुलेशन दिखा दो नीचे, या ऐसे ही प्लस माइनस करना जानते हो तो पता नहीं। अगेन मेरे को डर लगता है, बट ये डर वाजिद है कि नहीं वो आपके ऊपर है। दोनों को ऐड कर दो रे, फैक्ट्री कॉस्ट और ओपनिंग को ऐड करके माइनस COP बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, या इक्वेशन लिख लो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज COP आ जाएगा। बताओ कितना आया बैलेंसिंग फिगर? 678,92 67,892 आ गया क्या? सिमिलरली ये भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, या इक्वेशन लेके निकाल लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जैसे इच्छा। वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आया हुआ था वो दोनों का टोटल, माइनस क्या करना है? COGS 525। तो कितना माल घर पे पड़ा है? कितना माल घर पे पड़ा है? 3077। एक लॉजिक बोलूं, व्हाट वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बोलो वो उसका मीनिंग बोलो, मीनिंग जो माल बिक सकता। एंड ये क्या है? ये जो बिक गया उसका वैल्यू, क्या उन दोनों को लेस कर देंगे तो जो माल बच गया उसका वैल्यू ऐसे भी आ जाता डायरेक्टली? सेम ही होगा रे, थोड़ा बुद्धि लगाओ तो मैथमेटिकली कुछ चीजों को एनालाइज कर सकते। दोनों बात तो सेम ही है। एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होता क्या था? ओ COP प्लस ओपनिंग, तुमने किया भी वही है, इन दोनों को ऐड और इसको माइनस, वो फिनिश गुड्स निकालने के लिए। यानी जो माल रेडी है बिकने के लिए माइनस जो माल बिक गया, तो क्या बच जाएगा? जो माल नहीं बिका, यानी क्या? स्टॉक का वैल्यू। बोलो डन है क्या बात? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर कौन सा? जिसमें 3 वैल्यू निकल गए, वो जो लेस 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 किए, क्या नीचे लिख दोगे उसको लाइन से? क्या क्या निकालना था? बोलो 1। क्या निकालना है? 1 बोलो। फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री, 2 WIP का इन्वेंट्री, और 3 डायरेक्ट मटेरियल का। जाके नीचे नोट देते रहोगे, मतलब एक एक करके निकाल लिख दोगे उसको। बताओ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू, वैल्यू बोलो 30775। WIP बताओ, और लास्ट क्या बहुत आसान से निकल गया अपना? एक वर्ड सीखे आज नया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर। और पुराना एक कंसेप्ट जो दिक्कत दिया वॉज कन्वर्जन कॉस्ट, जिसको प्रैक्टिस करना। क्या ये सम्स क्लियर है? किसी का कॉलेज है तो जाइए, एक सम्स और होगा, आप लोग बाद में कर लीजिएगा, जल्दी जाइए। हाँ, डैश दे के उसका नाम लिख दिया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट सम्स फॉर टुडे। लास्ट सम्स फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट सम्स फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट सम्स फॉर टुडे। आप लोग जो लोग जा रहे हैं कॉलेज में, अगर पढ़ाई नहीं करते हो तो ये सम्स कर लेना, ठीक है? जाके और मैसेज कर देना हमको। कुछ नहीं लेता बुक, PDF से देख लेना। फोन ही तो लेगा, क्या है? बुक जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्लास जाके होमवर्क ट्राई कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क हो गया। रन। भक्तों प्लीज सम्स पढ़ेंगे और अच्छे से सवाल को कंप्लीट करेंगे। भक्त जनों,
हो जाएगा सवाल रीड किए। ये भी एक मिसिंग फिगर प्रॉब्लम है। क्या करना होगा, ये सारी चीजें जो निकालनी है नीचे, उसके लिए क्या बनाना है, कॉस्ट शीट। ढांचा बनाओ कॉस्ट शीट का, और उसमें जान देना चालू करो। जिसका जिसका वैल्यू पता है लिखना स्टार्ट करो, और सम्स में बैलेंसिंग फिगर निकालना स्टार्ट करो। देखते हैं कौन सबसे पहले राइट करता है। सिर्फ रुपए के लिए तुम लोग पढ़ते हो क्या? कभी तो स्वाभिमान के लिए पढ़ो। ऑनलाइन लाइव लाइव वाले बच्चे बहुत बदतमीज है, तुम लोग अच्छे हो। मतलब ये लोग मांगता नहीं है ऐसे, तुम लोग। पूछ रहा है कौन सा सम्स, बुड़वक 13 नंबर। 13 नंबर 13। हम मारेंगे मारेंगे, लास्ट में मारेंगे, पहले पढ़ ले। मारेंगे। अरे अविनाश का क्लास पहले करना ही गलत है। सारे बच्चे पेन चला रहे हैं, बढ़िया। मेहनत करो। दिस इज द एटीट्यूड रिक्वायर्ड, बस ऐसे ही पढ़ते चलो। वैल्यू लिखो, मिसिंग फिगर निकलता रहेगा। वैल्यू लिखो, मिसिंग फिगर निकलता रहेगा। हाँ।
निकल सकता है, बट हाँ तुमको कॉस्ट शीट बनाना है तो रॉ मटेरियल परचेजेस भी बता दिया, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेजेस नहीं भी निकालेगा चलेगा, निकाल दोगे तो बढ़िया, कोई दिक्कत। क्योंकि सम्स में बोला कॉस्ट शीट बनाना है शोइंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो रॉ मटेरियल परचेजेस तो बाद में आएगा, पहले कंज्यूम निकलेगा, तो परचेजेस तो बैलेंसिंग फिगर ऊपर वाला वैल्यू है, नहीं भी दिखाएंगे चलेगा, दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट शीट बनाना है। क्या? हाँ वो ठीक है, बोल रहा है कॉस्ट शीट में ये पांचों चीज लिखना है, वो ठीक है, एक नंबर फ्री में मिल रहा है तुमको, जो ऊपर दिया उसी को नीचे मांगा, नंबर नहीं है, वो बस बोल रहा है कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में हमको ये चार पांच चीज दिखना चाहिए। नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, निकाल लेंगे तो सेवा है अपना, तो सम्स में सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिखा है, तो परचेजेस बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, उसमें क्या कोई बड़ी बात तो है नहीं वो लिखाना। क्या चीज? क्यों? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा तो वो निकल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम दी, तो परचेजेस कहां दिया? जीरो। वाह, हो गया, हेला हो गया। बच्चा बोल रहा है परचेजेस जीरो, पगला वगला है क्या? परचेजेस है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? बस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वाह 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 वाह, मतलब साल भर में कोई परचेजेज नहीं, तब तो पूरा सम्स आगे गलत हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा तब बात टैली नहीं करेगा, सीओजीएस नहीं आएगा, तब सीओजीएस का वैल्यू जो सम्स में दिया नहीं है। हो गया सवाल, किनका हो गया कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो एक आंसर बताना जिससे मेरे को समझ में आ जाए आपने राइट किया है कि रॉन्ग। एक आंसर, पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक मिनट मैडम आप बताइए, 1260, किनका ये आया 12,60,000 250 आ गया, बहुत बढ़िया, 10 लोग, वेरी गुड, बाकी लोग ट्राई करो ये आएगा। और लास्ट मैडम एक चीज और बताइए, प्रॉफिट बताइए, 275,000, 2,75,000 आया ये भी। हाँ वो तो मैं बोल ही रहा हूं, मैं कहा बोल रहा हूं, मैं कब बोला, बट ये लोग मान लिए परचेज जीरो और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ओपनिंग और क्लोजिंग का एडजस्टमेंट। क्या अजम्पशन? वो अजम्पशन थोड़ी है, दैट इज रॉन्ग अजम्पशन, परचेजेस कुछ नहीं है, क्या बात कर। हाँ हाँ तो नहीं करेंगे तो हम कहाँ बोल रहे हैं हम परचेजेस निकालेंगे, मेरे कोई काम का ही नहीं है वो डेटा, तुम ऐसे भी रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेगा, अच्छा ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल लेबर जोड़ेगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेगा, फिर एडमिन जोड़ेगा, तो तेरा वो सीओजीएस आना चाहिए, आएगा ही नहीं जो सीओजीएस सम्स में दिया, सम्स में क्या सीओजीएस दे दिया, ये रहा 18,75,000, तेरा आएगा ही, तो मतलब क्या है, पीछे जाना है और वो निकालना है। अभी कराए एक मिसिंग फिगर का सम्स, बोले ना बैकवर्ड कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, पहले ढांचा में जो आता है लिखते चलो, फिर पीछे चलेंगे और मिसिंग फिगर वैल्यू निकल जाए। रॉ मटेरियल परचेजेज मिसिंग फिगर है सवाल, खेला होवे, बहुत बढ़िया, बट मैक्सिमम पीपल हैज एंड मतलब गिवन द राइट आंसर, मे बी राइट, राइट है, ठीक है, अप्रूव्ड बाय मेनी, वो ठीक है। देखो क्या बोला, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, कॉस्ट शीट शोइंग, मतलब कॉस्ट शीट बनाना है जिसमें इन सब चीज पॉइंट को हाईलाइट कर देना, तो ठीक है ना, दिया हुआ है उसमें निकालना भी वही, रेडी है? अच्छा, गिविंग यू अनदर 3 मिनट, जिप।
आर यू वर्दी? मजा यही है। बच्चा पूछा सर कोई कंसेप्ट नहीं है, तो डेली डेली क्लास में सम्स हो रहा है, बस यही तो है। पहला दिन हो गया जो होना था, अब कुछ पढ़ाना नहीं है। अगला 2 क्लास और सिर्फ सम्स, खत्म चैप्टर। मैथ, टेकिंग द नेम ऑफ कॉस्ट। ओके, विनायक कन्नानी 2,75,000 प्रॉफिट। समय बलवान है, आपको समय चाहिए, ठीक? दिया, जान मांग लेते। मांगा भी तो क्या, टाइम, छी। हाँ, 10 नंबर का ये भी सवाल एक बार आया हुआ है, और वो भी किस टर्म में सर? नवंबर 2018 में। सेम सवाल 10 नंबर के लिए आया हुआ है। मतलब सर आजकल का इंस्टीट्यूट पैटर्न में मिसिंग फिगर प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा योगदान रखता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब होता है ना मिसिंग फिगर वैल्यूज निकालना, टेबल बनाना, मतलब माथा को यूज करेगा आपका पूरा, कि देखना चाहता है कि आप कैसे सम्स को प्रोसीड करते हो। पूरा ऐसे नहीं कि बस टोटल निकाल लो। चलो, कॉस्ट शीट। सबसे पहला आइटम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आर प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आर गिव्स अस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ आर में 2,45,600, परचेजेस नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक है 2,08,000, उसको एडजस्ट करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब आएगा तब आएगा कुछ। अगला आइटम, डायरेक्ट लेबर। आराम से, यहां लाइन में काफी लोग ने मिस्टेक किया है, बट ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने क्लास में कराया था पहले, फिर भी रीड कर रहा हूं वापस से, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट वेजेस बीइंग 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज 257,250। ये 257,250 क्या वेजेस का अमाउंट है ना, कि फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट है? वेजेस का, विच इज इक्वल्स टू 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो वो यूज करके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड निकलेगा। अभी के लिए ये अमाउंट मेरे लिए क्या है, एक बार बताओ? फैक्ट्री ओवरहेड की वेजेस? वेजेस। क्या ये वेजेस है? क्या ये वेजेस है? हाँ, तो वेजेस लिखेंगे कितना, बोलो? 257,250। और क्या इस सवाल में पहली बार डायरेक्ट एक्सपेंस को इज्जत मिला? दे दिया। ऊपर में लिखा हुआ था एक लाइन, देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंस 1,80,000। क्या इन तीनों का टोटल, सर तीसरा कहां है नहीं पता, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल प्राइम कॉस्ट होता है, जो भी नहीं पता। ठीक, नहीं, जब तक नहीं पता आगे बढ़ते ना। अगला एलिमेंट बोलो क्या ऐड होता है? बट फैक्ट्री ओवरहेड आराम से, डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल्स टू 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो इस बात को आराम से यूज करो, डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल्स टू
175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड बता सकते हो? डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाई 175%। इधर आ जाएगा ना सर। इस बात को हम नीचे की जगह ऊपर भी दिखा सकते हैं, हाँ, बट मैंने जानबूझ के नीचे एक बार लिखा आपको समझाने के लिए। इस बात को हम डायरेक्टली उसके ब्रैकेट में लिखेंगे। कहां बोलो, कहां लिखेंगे? यहां। इट इज डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाई 175%, नॉट इनटू 175%। क्यों बताओ? क्वेश्चन पढ़ो वापस से, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट वेजेस इज, या ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। और वो जो अमाउंट है वो किसका है? फैक्ट्री ओवरहेड है कि डायरेक्ट वेजेस है? तो अगर मैं बोलता हूं डायरेक्ट वेजेस कितना था बोलो? 257 इज इक्वल्स टू क्या? 175%। बीइंग मतलब इज इक्वल्स टू 175% ऑफ। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज 257 250 डिवाइडेड बाई 1। राइट किए? पक्का क्लास में कराया हुआ था इस टाइप का एग्जाम। तो बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितना हुआ? बताओ कितना आया? 1 लाख। क्या ये समझ में आया सबको? डायरेक्ट वेजेस बीइंग 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड इज डायरेक्ट वेजेस डिवाइडेड बाई 1। इजी इजी। अगर ये आ गया, इनका टोटल क्या होता है बताओ? वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, जो बोलना है बोलो, ग्रॉस नेट जो बोलना है बोलो, वो भी नहीं पता। फिर क्या ऐड होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग, बातचीत नहीं। और एक क्या ऐड होता है? ऑफिस एंड एडमिन ओवर। क्या ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP सम्स दिया है? कितना कितना बताओ? 170,800 और 190। और क्या ऑफिस एडमिन के लिए बोला कुछ? क्या बोला? 10% ऑफ फैक्ट्री ओवर। एक मिनट, 10% ऑफ 1,47,000, क्योंकि अभी निकाले फैक्ट्री ओवरहेड 147, यानी 14,000। क्या इनको एडजस्ट करने के बाद COP आता है? नहीं पता, नहीं पता, अभी तक ये भी नहीं पता। बट इसके बाद क्या एडजस्ट होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG। और क्या लेस होता है? क्या दिया है? कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG? 3,10,000। और क्या है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG? 2,75,000। जैसी ये करेंगे क्या आता है? COGS दिया है। फाइनली जाके कुछ तो मिला, राहत। COGS दिया है। कितना दिया है सम्स में COGS? 18,75,000। अब एक मिनट सर, नीचे जाने से पहले सर, इतना देर से ऊपर सब कुछ छोड़ते छोड़ते आ रहे हैं, सबको भर देंगे। क्या तैयार हो सब उल्टा कैलकुलेशन करने के लिए? एक मिनट सुनो प्लीज, बातचीत नहीं। COP से ये ऐड हुआ, ये लेस हुआ, तो ये आया। अब कैलकुलेटर में उल्टा काम करना होगा। बताओ, COGS से क्लोजिंग ऐड, ओपनिंग लेस, उल्टा काम करेंगे वो COP तक आने के लिए। करो तो एक बार। 18,75,000 प्लस 2,75,000 माइनस 3,10,000 कितना आया बताओ? 18,40,000। सबको समझ में आया? रिवर्स कैलकुलेशन। अरे COP से ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, तो COGS से ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग। क्या ये बात सबको क्लियर है? पूरे क्लास को एक बार बता देंगे। और ऊपर जाओ, और ऊपर, अभी तो सर और ऊपर जाना। COP से ये ऐड होके और ये ऐड होके और ये लेस होके आया, तो उल्टा काम करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को लेस करेंगे। करेक्ट एवरीबॉडी? तो बताओ फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा। समझ में आया? जो दो चीज ऐड हुआ है उसको लेस कर दो, और जो लेस हुआ है उसको ऐड बैक कर दो। 18,44,500, 18,44,500 आया। अगेन इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ा हुआ है, हटा दो। ऊपर जाओ, प्राइम कॉस्ट 16,90,000। इसमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ा हुआ है। ऊपर जाओ और
रॉ मटेरियल कंज्यूम भी निकाल लो। 12,60,000 250, 12,60,000 और थोड़ा ऊपर जाके क्या हम परचेजेज भी निकाल सकते हैं? वैसे सम्स मांगा नहीं था, सम्स रॉ मटेरियल कंज्यूम पहला एलिमेंट मांगा था, बट सर सिंस हमने कॉस्ट शीट बनाना ही है तो हम ये भी मेहनत करके सेवा भाव तो कर ही देंगे। बताओ परचेजेज कितना आया? अच्छा एक मिनट, ये लेस होके ये ऐड होके, तो उल्टा काम करना है बच्चा लोग। 12 लाख 22,650 सही बोल रहे हैं? 12,62,6 डन है एवरीबॉडी? 12,22,650 ये हो गया ऊपर का काम कंप्लीट। कैसे जा रहे थे ऊपर? उल्टा काम कर करके सीओजीएस से ऊपर बढ़ना चालू किए, जो लेस हो रहा था उसको ऐड बैक किए, जो ऐड हो रहा था उसको लेस। इजी है, यहां तक खत्म नहीं हुआ है, नीचे पूरा आप कंप्लीट करना है, प्रॉफिट तक जाना है। बताओ नीचे सीओजीएस तक आ चुके हो, क्या पता है इसके बाद? बातचीत बहुत होता है, तुम लोग कम बात करो थोड़ा। 60,000 सेलिंग एंड क्या आ गया? सीओएस 19 लाख। एंड डू यू हैव प्रॉफिट और सेल्स? सेल्स पता है 22,10,000। तो व्हाट इज योर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर? 2 लाख। क्या क्लियर है? अब समझ में आया जो गलती कर रहे थे? जो वैल्यू दिया है सीओजीएस वहां तक पहुंचो तो पहले, फिर देखो ऊपर सारा वैल्यू निकलने लगे। आप अपना कुछ भी अजम्पशन मत लो कि हम ये मान लेंगे वो जीरो है, नो, पहले देखो क्या दिया, वरना तो तुम देखो ना। अच्छा चलो तुम लोग माने नहीं दिया, मान लो, बट वो गलती मिल जाएगा तो जैसे ही पहुंचोगे सीओजीएस तब समझ पता चल जाएगा गड़बड़ की। बोलो समझ में आ रहा है आपको बात? यहीं तक रखे? ठीक, एक होमवर्क दे दूं आज। वो तड़प रहे हो क्या एकदम होमवर्क के लिए? मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या बोले तुम लोग। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है। अच्छा इतना भी बोल दी अगली की एक ही दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, बस 1414। एक मिनट, 14 में कुछ गड़बड़ है तो ध्यान से देखना क्या दिया है, बाद में आएंगे। चलो अच्छा सुनो, 14 में वर्क इन प्रोग्रेस के कोलोन में 3 वैल्यू दिया है। ध्यान से सुनो, वर्क इन प्रोग्रेस के कोलोन में 3 वैल्यू दिया है, मतलब इन तीनों का टोटल ओपनिंग WIP है और इन दोनों का टोटल क्लोज, और तुम्हारे कोई काम मतलब नहीं है ये बात, ठीक है ना? तीनों का टोटल ओपनिंग का वैल्यू है, क्योंकि याद है ना ओपनिंग में 3 खर्चा रहता है, क्या क्या? रॉ मटेरियल, वेजेस और कुछ फैक्टर, तो उन तीनों का टोटल तुम्हारे काम का है। दैट्स इट, टाटा बाय बाय। 14 आपका होमवर्क।